नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। पाठ 4 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज अगला पाठ यानी पाठ 5 जिसका नाम है बर्फ़ की धरती, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और इसकी क्वालिटी अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ये कि चूँकि ये वीडियो आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो मेरी भी इच्छा है, मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं इस पाठ की, उनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, तब ये अविभाजित भारत का भाग हुआ करता था जो अब पंजाब पाकिस्तान में है, उस गुजरात में हुआ जिसका कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती जी एक जाना माना नाम है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सभी साहित्यकार, साहित्य जगत के लोग इनको जानते पहचानते हैं। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है, यानी इन्होंने बड़ी ताजगी से आख्यायिका लिखी है, कहानी लिखी है, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। इनकी कई सारी कृतियां हैं। कृतियां बच्चों मतलब इन्होंने कौन कौन सी किताबें, पुस्तकें, उपन्यास, कहानियां लिखे हैं, तो इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। डार से बिछुड़ी ये कहानी संग्रह है, जिसमें संग्रह यानी जिसमें बहुत सारा इकट्ठा किया गया हो, कई सारी कहानियां हों। 3 पहाड़ ये यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण क्या होता है बच्चों? जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद वहाँ हमने क्या अनुभव किया, क्या देखा, इन सब का विवरण जब हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं यात्रा विवरण। सूरजमुखी अंधेरे के ये उपन्यास है। शब्दों के आलोक में ये रचनात्मक निबंध है। और हम दशमत ये संस्मरण है। तो ये इनकी कृतियां हैं बच्चों। इस गद्य में, इस पाठ में ये एक यात्रा वर्णन है, यात्रा वृत्तांत है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब हम किसी प्रदेश, किसी भूभाग की यात्रा करते हैं और लौटने पर जब हम उसका विवरण लिखते हैं, उसके बारे में सारी जानकारियाँ लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं यात्रा विवरण। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। इसको हम यात्रा वर्णन कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। लद्दाख ये क्या है बच्चों? तो लद्दाख का नाम चूँकि आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य है, तो पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी आता था, लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लद्दाख भारत का ही एक भूभाग है जो सुदूर उत्तर में है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। पाठ में देखते हैं बच्चों, इन्होंने अपनी यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चाँद की सी धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। उन्होंने लद्दाख का वर्णन किया है। कह रही हैं कि जब मैं लद्दाख पहुंची और लद्दाख के पर्वतों पर, पठारों पर जब मैं चल रही थी तो वहाँ का दृश्य क्या था? ऊपर निर्मल उजला आकाश। निर्मल यानी जिसमें मल न हो, गंदगी न हो, प्रदूषण न हो, निर्मल उजला आकाश। अब आकाश में कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों? तो आकाश में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं, महीन बारीक कण होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत सारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में आकाश में मौजूद होते हैं। लेकिन ये धूल के कण, ये प्रदूषण लद्दाख के आसमान में दिखाई नहीं देती। निर्मल
जिसको अगर हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें तो निह धन मल। तो लेखिका कहते हैं ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। ऋचा क्या होती है बच्चों? तो हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में कुछ बातें ऋचाओं के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से लिखी गई हैं और उसमें बहुत गहरी बातें, दार्शनिक बातें ऐसी बताई गई हैं, तो उनको हम ऋचा कहते हैं। जो श्लोक होते हैं उनको हम ऋचा कहते हैं। ऋचाओं में जो सुंदर भाव व्यक्त किए जाते हैं, कहे गए हैं, तो लेखिका कहती हैं कि जब मैं लद्दाख के इन दृश्यों को देखा तो ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ, यानी वो ऋचाएँ, वो श्लोक हमारे मन में आने लगते हैं। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, हम समझते हैं कि धरती और आकाश की परिक्रमा सूर्य करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन वेदों उपनिषदों में बताया गया है कि सूर्य 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर और ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहें, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं, मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। लेखिका इस पैराग्राफ में ये बता रही हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि वहाँ का जो सूर्य है बहुत ही प्रखर, बहुत ही यशस्वी, बड़ा ही तेजोमय दिखाई देता है, और वह उम्मीद करते हैं, वह कामना करते हैं कि ऐसा ही सूर्य इन हिमालय के शिखरों पर सदा सदा हमेशा हमेशा चमकते रहें और अपनी ऊर्जा से हमें भरते रहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। मैं उषा काल में एक पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ। यानी वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर लेखिका का मन कुछ ऋषियों की कही गई बातों, शब्दों को गुनगुनाने का करता है, लेकिन चूंकि उन्हें कुछ कंठस्थ नहीं, कुछ याद नहीं है, इसलिए खामोशी से मन ही मन, अंदर ही अंदर वह अपनी ही कुछ बातें गुनगुनाती हैं, अपनी लिखी हुई कुछ बातें गुनगुनाने लगती हैं। 3 लोक माना जाता है, देवलोकों के लोक का रंग श्वेत है। 3 लोक माना जाता है बच्चों, जिसमें से देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। देवलोक, मानवीय लोक और पाताल लोक, ऐसा कहा गया है वेदों में कि 3 लोक हैं इस ब्रह्मांड में। तो 3 लोक माना जाता है। देवताओं का लोक जो है उसका रंग श्वेत है, श्वेत यानी सफ़ेद। देवताओं का रंग जिसको हम देवलोक कहते हैं उसका रंग क्या है बच्चों? उसका रंग है श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, और जो मानव लोक है, मृत्यु लोक है, मानवीय लोक है, उसका रंग लाल है। और थल के नीचे, धरती के नीचे पानी का जो पाताल लोक है वह नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। अजीबोगरीब मतलब बिल्कुल ही विलक्षण है, जैसा दुनिया में और कहीं कोई जगह नहीं दिखाई देती, ऐसी जगह है यह भारत का टुकड़ा लद्दाख। ये जो लद्दाख है ये अजीबोगरीब जगह है। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। यानी वहाँ की जो धूप होती है बच्चों बिल्कुल उजली और तीखी, बहुत तेज़ धूप लगती है। और घाटी के पेंदे में, यानी जो पहाड़ के नीचे का भाग होता है उसको कहते हैं घाटी। तो घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं, तरह तरह के रंगों की चट्टानें, और वहाँ पर बहुत सारे रंगों की चट्टानें देखने को मिलती हैं, दिखाई देती हैं। उनका रंग कैसा होता है? मटमैली, स्लेटी, तांबई, रेतीली। अब बच्चों परीक्षा में अगर आ जाए तो लद्दाख में
इन रंगों की चट्टानें पाई जाती हैं, और उसके लिए 4 बॉक्स बनाए गए हैं। तो हर एक बॉक्स में यही भरा जाएगा, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि लद्दाख को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आगे लिखा है बच्चों, मारियुल, लाल धरती, मांगयुल। मारियुल, लाल धरती और मांगयुल। बहुत से लोगों का घर खाछानपा अर्थात बर्फ की धरती। और एक नाम और इसका है बच्चों, खाछानपा। खाछानपा यानी इसका अर्थ होता है, ये लद्दाखी भाषा पहाड़ी भाषा में लिखा गया है, कहा गया है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे विदेशी हमारे देश का भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारतवर्ष का वर्णन किया, भारत की कलाओं का, भारत के रहन सहन का, भारत के रीति रिवाजों का, उस समय के इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें वेंगसांग, फाहियान ऐसे बहुत सारे यात्री आए हुए। तो इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने, चीन से आया हुआ एक यात्री जो लद्दाख की यात्रा जिसने किया था, इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है, यानी उसने खाछानपा इस नाम से उसका वर्णन किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। और ये जो लद्दाख की धरती है, इसका एक और नाम है बच्चों, बुद्ध का कमंडल, यानी बुद्ध का कमंडल। तो कई सारे नाम हो गए, मारियुल, लाल धरती, मांगयुल, खाछानपा और बुद्ध का कमंडल। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का, बुद्ध थान, एक और नाम है बच्चों, और सार्थक नाम है, यानी जिसका सही अर्थ है बुद्ध थान। बौद्ध विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार हैं। बौद्ध विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, निवास करते हैं, उसको हम बौद्ध विहार कहते हैं। और गोप, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, उनको हम भिक्षुक या गोप कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए इसका यह नाम सार्थक है, बुद्ध थान। बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के रहने वाले लोगों का स्थान। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। तो लेखिका कह रही हैं कि खारदुलांग से सुबह नाश्ते के लिए, ये लोग एक होटल का नाम है ड्रीमलैंड में पहुंची नाश्ते के लिए खारदुलांग में। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। चूँकि खारदुलांग इनको जाना था, और खारदुलांग जाने से पहले ड्रीमलैंड एक होटल है, उसमें खाना खाने पहुंची। जैसे ये खाना इन्होंने शुरू किया, टूरिस्ट विभाग का साहब, एक अधिकारी खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आया। परमिट क्या होता है बच्चों? जब हम किसी सुदूर दूसरे प्रदेश की, दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें परमिशन लेना होता है, आज्ञा पत्र लेना होता है, उसको हम कहते हैं परमिट। तो टूरिस्ट विभाग का यानी पर्यटन विभाग का जो साहब था, वो इनका कृष्णा सोबती का परमिट ले आया। और आकर उसने कहा, मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? तो उसने कहा कि मैडम गाड़ी आपके लिए मंगा ली गई है, आ गई है, परमिट भी आ गया है, और अभी आप कितना समय आप लगाएंगी, कितना समय बाद यहाँ से निकलेंगी? तो लेखिका ने कहा सिर्फ 10 मिनट, मैं 10 मिनट में यहाँ से निकलती हूँ। और उन्होंने पूछा, हाँ लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? इनकी जो गाड़ी थी बच्चों, वो लैंड रोवर थी, बहुत ही अच्छे किस्म की गाड़ी होती है जो अमेरिका में बनाई जाती है, बनती है। तो कह रही हैं, पूछ रहे हैं कि लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? तो उस साहब ने कहा 3, आप, मैं और ड्राइवर, यानी हम 3 लोग होंगे। और उसने कहा नाश्ता लें, हम बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कह करके वो वहाँ से चला गया। लेखिका ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न अगर कृति में आ जाए कि लंच के लिए लेखिका ने
यह वस्तुएं, ये भोज्य पदार्थ लिए तो 3 पराठे और 3 आमलेट। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग मुंह सिकोड़ते होंगे आमलेट का नाम सुन करके, तो अब जो खाते हैं उनके लिए हम मुंह नहीं सिकोड़ेंगे। तो हमने नाश्ता ख़त्म किया, यानी लेखिका ने नाश्ता ख़त्म किया। लंच किसको कहते हैं बच्चों? तो लंच, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं और रात के भोजन को डिनर कहते हैं, और सुबह जो हम नाश्ता करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो लंच के लिए 3 पराठे और आमलेट लिया। थर्मस में पानी भरवा कर हम खारदुलांग के लिए निकले। अब यहाँ पर थर्मस में पानी क्यों भरा बच्चों? थर्मस में तो चाय भरते हैं। चूँकि लद्दाख का टेम्परेचर, तापमान इतना कम होता है कि अगर हम थर्मस में नहीं लें, किसी बॉटल में लें, तो वह बॉटल का पानी पूरी तरह बर्फ़ में बदल जाएगा, जम जाएगा, इसलिए उसको थर्मस में रखना पड़ता है। तो ये लोग खारदुलांग के लिए निकले थर्मस में पानी लेकर। शहर के बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएँ दूर दूर होती गईं, और जैसे ये लोग शहर से निकले तो पहाड़ों की श्रृंखलाएँ दूर दूर तक दिखाई देने लगीं, लंबी लंबी श्रृंखलाएँ दिखाई देने लगीं। तो बच्चों, आज के दिन बस इस वीडियो में इतना ही। पाठ बड़ा है, लंबा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज के दिन बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।